How many blocks, how many groups, how many periods are there? What blocks? Group 17 elements are called as 18 group elements. One element, two elements, block. First series of inner combination elements is 2 minutes. कल भी नीट का एग्जाम दे देंगे आप लोग. अभी आज पीरियड टेबल में ट्रेंड्स कैसे चेंज होते हैं और सबसे पहले तो इन ट्रेंड्स का मतलब क्या है. फॉर एग्जांपल अगर हम लोग थर्ड पीरियड देखें तो हमारा टेक्स्ट बुक जो है उसका लास्ट पेज, टेक्स्ट बुक का सबसे लास्ट पेज ऑर्डर क्रेडिट टेबल दिया है. थर्ड पीरियड स्टार्ट फ्रॉम विच एलिमेंट? थर्ड पीरियड स्टार्ट फ्रॉम सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आयरन. We are moving from left to right ना. सोडियम और क्लोरीन का कंपैरिजन करके मुझे बोलो which one is the largest atom? लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन. पहला सोडियम है, एंड में क्लोरीन. आर्गन को क्या नोबल कहते हैं ना, वो तो किसी के साथ रिएक्शन बचाएगा. तो सोडियम और क्लोरीन में which one is the largest? अभी नो चेंज है. सोडियम एंड क्लोरीन. 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 वही का क्लोरीन. अरे केवल या भाई क्लोरीन बट में मर जाए भाई सोडियम में मिला लो. उसका एटॉमिक रेडियस कम हो जाएगा और सोडियम का न्यूक्लियर साइज कम है तो उसमें शेयर इंक्रीज करता वही है, लेकिन उसमें एक गलत बोला रेडियस कट में जाता नहीं, रेडियस नहीं, मैं बराबर बोला शेल वही रॉन्ग है. शेल सेम रहेंगे. सोडियम से लेकर क्लोरीन तक जाते हुए शेल सेम रहेंगे. जो इंक्रीज होगा वो न्यूक्लियर का. बराबर. न्यूक्लियर का मतलब किससे है? ओनली प्रोटॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? जीरो.
न्यूक्लियस किसको कहते हैं? किसी भी एटम में कितने प्रोटॉन्स और कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? कितने एटम इक्वल नंबर, कितने प्रोटॉन्स उतने इलेक्ट्रॉन, लेकिन प्रोटॉन्स रहेंगे न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे शेल्स। और सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 2,8,1। अभी 2,8,1 का मतलब न्यूक्लियस में उसके 11 प्रोटॉन्स रहेंगे, फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड में 1, थर्ड में हो जाएंगे 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। सोडियम के बाद है मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर 12, कॉन्फ़िगरेशन 12। क्या चेंज होगा? आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, लेकिन आउटरमोस्ट शेल सेम ही है, थर्ड शेल ही, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन ऐड होगा मतलब न्यूक्लियस के अंदर 1 प्रोटॉन भी ऐड होगा। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में which one is massive? प्रोटॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज वेरी लाइट वेट पार्ट, बहुत ही हल्का है, तो प्रोटॉन का मास भी ज्यादा है और प्रोटॉन के बढ़ने से सारे प्रोटॉन देखो एक साथ है ना, इलेक्ट्रॉन एक साथ रहेगा डिस्ट्रीब्यूट है, तो एक साथ होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज मतलब न्यूक्लियर चार्ज जो है वो पूरे इलेक्ट्रॉन्स के नेगेटिव चार्ज के कंपैरिजन थोड़ा ज्यादा होगा, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, चार्ज क्या होगा ज्यादा। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या होगा देखो, अब यहाँ पर 12 प्रोटॉन न्यूक्लियस में 2, 8, 2, क्या हुआ देखो साइज डिक्रीज हो, डिक्रीज क्यों हुआ? क्योंकि 11 प्रोटॉन के बजाय जो 12 प्रोटॉन्स है ना, ये आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन्स को अंदर की तरफ पुल करके नहीं, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है? नेगेटिव, न्यूक्लियर चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव, तो दो चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन होगा ना, इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस या न्यूक्लियर चार्ज आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहे, तो जब इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे न्यूक्लियस की तरफ तो असल में क्या शेल अट्रैक्ट हो जाएगा, तो जैसे जैसे शेल अट्रैक्ट होते जाएगा साइज विल गो फ्रॉम लेफ्ट टू, तो इस हिसाब से सोडियम विल बी, क्लोरीन विल बी द डाउन द ग्रुप क्या होगा? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, 2,1, 2,8,1 and 2,8,8 and 1 शेल इंक्रीज हो। लिथियम में कितने शेल्स हैं? सोडियम, पोटेशियम, जैसे फिर शेल बढ़ते जाएगी, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट शेल बढ़ रहा है ना, मतलब साइज विल आल्सो इंक्रीज। ये तो साइज का मतलब एटॉमिक रेडियस का हिस्सा, but apart from this we are having so many factors which actually contributes in overall physical and chemical properties to the respective element, जैसे कि लास्ट लेक्चर में शायद से वो बोला था HCl, कौन सा बॉन्ड होता है उसमें? कोवेलेंट। आयनिक कैरेक्टर दिखाता है, क्यों? क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है या हम लोग डिटेल में सीखेंगे। आयनाइजेशन एंथैल्पी करके एक फैक्टर होता है, ये पहली बार सुनो, आयनाइजेशन एंथैल्पी,
आयनाइजेशन तो चलो समझ में आ जाएगा कि आयन फॉर्म थोड़ी सा एंथैल्पी एंथैल्पी इज टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। ये अभी थोड़ा हम लोग जैसे जैसे चैप्टर में आगे जाएंगे शायद से बहुत ही कॉम्प्लेक्स वर्ड कराएंगे कभी तक कभी सुने नहीं। सिंपलेस्ट वर्ड में आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाट इज एंथैल्पी। एंथैल्पी Sir, तुम्हें sir, your voice is very low. इज इट सो? अभी ठीक है? ये भी low ही है sir. मेरा रिजॉइन करके देखना ना। हाँ sir. थर्मोडायनामिक्स का एक चैप्टर है अभी नहीं, सीबीएसई को वो लेंथ नहीं है, उसमें ये सारे टर्म्स जो पीरियोडिक टेबल में अभी हम लोग सीखने वाले हैं क्वाड्रेटिक स्क्वायर में भी है। एंथैल्पी क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है। So enthalpy in a simplest word, it is total heat present in the earth. जैसे कि अभी तुम बॉडी के अंदर कुछ हीट है या नहीं, कौन से फॉर्म में है? यस, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म। यहां से जैसे ही 11:30 को लेक्चर छूट जाएगा और घर की तरफ चलना शुरू करो, वही एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो। लेकिन घर पर जाते ही जैसे ही बैग बाजू में रखेंगे तो थोड़ी थकान महसूस होती थोड़ी। एट द सेम टाइम अगर हमें घर पे जाके तो हमें कुछ फंक्शन के लिए वगैरह निकलना है या फिर घर पे फोन है जल्दी आए तो हम लोग नॉर्मल रेट से करने के लिए थोड़ा जोर से चलेंगे। लेकिन जब जोर से चलेंगे तो बॉडी के अंदर हीट फील होता है ना, बराबर? तो बॉडी में उस वक्त कौन सी एनर्जी बढ़ गई है? हीट एनर्जी बढ़ गई। लेकिन ये हीट एनर्जी आई कहां से? पोटेंशियल एनर्जी का ही कन्वर्जन होता है। टेंथ में या नाइन्थ में लोगों को एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ओवरऑल एनर्जी रिमेन्स बराबर। तो हमारी बॉडी भी पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक या फिर हीट में कन्वर्ट कर रही है, बट ओवरऑल सिस्टम या ओवरऑल यूनिवर्स की एनर्जी जो है वो हमेशा क्या हो रही है? कांस्टेंट। तो नाइन्थ में ही उन लोगों ने शायद से या टेंथ में भी एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन से करते हैं। एक्सोथर्मिक हीट लिबरेटेड या हीट इज गिवन आउट और एंडोथर्मिक का मतलब हीट इज एब्सॉर्ब। ये जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है या फिर केमिस्ट्री में से कोई भी रिएक्शन देखेंगे, चाहे वो आयनाइजेशन की हो, डिसोसिएशन की हो, या फिर एडिशन रिएक्शन हो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो, अरेंजमेंट की रिएक्शन हो, इन सभी रिएक्शंस में या तो हीट एब्सॉर्ब की जाती है या तो हीट इवॉल्व की जाती है, एनी वन ऑफ देम। तो इस तरीके से देखेंगे तो केमिस्ट्री की मतलब दुनिया भर की कोई भी रिएक्शन लेंगे या कोई भी प्रोसेस लेंगे तो वो या तो एक्सोथर्मिक में आ जाएगी या फिर एंडोथर्मिक। कुकिंग ऑफ फूड केमिकल रिएक्शन होता है, कुछ प्रोसेस मिलता है एंडोथर्मिक। हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं ना खाना पकाने में, हम लोग हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब वो जो कंटेनर है अलॉन्ग विद द मटेरियल प्रेजेंट इन दैट वो क्या करेगा? हीट एब्सॉर्ब करेगा। प्रोसेस विल बी एंडोथर्मिक। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अभी हाइड्रोक्लोरिक एसिड पानी में डाल देंगे, चलो
पेपर क्यों? क्योंकि अगर पेपर मतलब वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा ऐसा। यस, डाइल्यूट होगा। हीट प्रोड्यूस होगा। वो मालूम नहीं। उसमें क्या होगा? अपना आंसर नहीं होना चाहिए 2 साल तक, क्योंकि नीट और एंट्रेंस में ऑप्शन ही नहीं है दोनों, है कि नहीं? कुछ तो देगी ना आंसर। हाँ, कुछ तो बना के इसका तो पूरा एंट्रेंस निकल जाता है बच्चों का, कुत्ता मारने। चलो ऐसे को पानी में डाल क्या होगा? क्या होगा? पक्का मालूम है? देखा है? नहीं, कोई काम नहीं, तो हाँ क्या बोला? साइड में मतलब साइड में ठीक है? पक्का ठीक है? तो good. फिर I will ever see the reaction. I have read about it. अच्छा, you read about it. अच्छा, अभी मूवी देख के ऐसा करते हैं हम लोग। 2 तरीके से हम लोग एसिड और वाटर मिक्स कर सकते हैं, एसिड इनटू वाटर और वाटर इनटू एसिड। एसिड इनटू वाटर, सारा पेपर हाँ बराबर। क्यों? सर इनिशियली हम वाटर डालेंगे ना तो लाल रंग का फेस की वजह से जिससे लेबोरेटरी में उसके एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। वाटर लेते हैं फिर इसमें स्टीमिंग कर करके हमारे करते हैं। तो कौन सी प्रोसेस हो गई? एंड बाय गर्मी। सर कैसे फिर कैसे? सर लेकिन एक तो रिलीज हो एक सेकेंड, जब हम लोग पानी को कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में डालेंगे, भले वो 5 ml का एसिड, टेस्ट ट्यूब में लिया एसिड 5 ml, और उसमें एक ड्रॉप भी पानी जाता है ना, तो टेस्ट ट्यूब ब्रेक होती है। टेस्ट ट्यूब ब्रेक क्यों हुई है? हीट बाहर निकल रही है, तो कुछ भी करके बाहर निकलना ही उस हीट को मालूम है, तो उस बाहर निकलने में टेस्ट ट्यूब ब्रेक हो गई। अब हीट एक्सोथर्मिक हुआ, बराबर। दूसरा, हम लोगों ने एक कंटेनर में वाटर लिया और उसमें एसिड डाला धीरे धीरे, और साथ ही साथ हम लोग स्टर करें। सबसे पहले तो जब हम लोग स्टर करते हैं ना, तो हम लोग उसमें हाथ अगर डिप करके रखेंगे तो कुछ होता नहीं है, कुछ भी नहीं होता। एक्सोथर्मिक होगा तो हमें हीट महसूस होगी ना, आसानी से। डाइल्यूट एसिड ऐसे ही बनेगा ना, पानी में एसिड डालो, स्टर हो, तो डाइल्यूट एसिड बनने जा रहा है। डाइल्यूट एसिड का एक और दूसरा ड्रॉप अगर स्किन पे गिर जाता है तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। क्यों? डाइल्यूट। तो कॉन्सेंट्रेटेड में क्या होगा पता? ऐसे ड्रॉप गिरा और आग लगी। हाँ,
एक्चुअली जिससे हम लोग जलता है बोलते हैं, स्किन जल रहा है, तो जलता नहीं है, वो क्या होता है? ये बहुत sophisticated हम लोग मुझे क्या होता है? यस, इसी को क्या करता है वो? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अगर आप पे गिर जाता है तो कुछ देर के बाद ना हमें वहां पे जरा इंफ्लेमेशन महसूस होती है। पहले तो रेडनेस आ जाता है, स्टीम करना हम लोग शुरू कर देते हैं और बाद में वो गलत हो जाता है। सब क्यों? बिकॉज सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, इनके जितने पार्ट से उसका कांटेक्ट होता है उतने पार्ट से वो मॉइस्चर खींच लेता है, बॉडी को डिहाइड्रेट कर देता है, इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन शुरू होता है। और अभी इन सबका एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक जिसमें हम लोग हीट के बारे में सोच रहे हैं, हीट आइदर गिवन आउट और इट इज अब्सॉर्ब, इन सभी को लेकर हमें एंथैल्पी कैसे सोची जाती है? सिस्टम जो है, जैसे कि क्या कहते हैं, ये भी सिस्टम ही है क्योंकि सिस्टम में हीट प्रेजेंट है ना, बराबर। फॉर टाइम भी हीट एक्सचेंज हो रहा है या नहीं, बराबर। सिस्टम से हीट सराउंडिंग में आ रही है, बराबर। 5 मिनट के बाद इस कप को हाथ लगाकर देखेंगे तो क्या होगा? हीट गई कितनी सराउंडिंग। लेकिन जब हम लोगों ने चाय गर्म किया होगा, चाय बनाया होगा, तो हीट प्रोवाइड की है ना, यूनिवर्स में से हीट, सराउंडिंग में से हीट सिस्टम में गई। अब क्या हो रहा है? सिस्टम से सराउंडिंग में, मतलब ओवरऑल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज रिमेनिंग, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सारे जगह पर हुआ। हमारे तो उसमें से कॉन्टेक्स्ट है कि एंथैल्पी क्या है। एंथैल्पी किसी भी ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट होने वाला टोटल हीट कंटेंट, लेकिन वो हीट या तो किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व होती है या तो किसी स्पेसिफिक रिएक्शन में वो एब्जॉर्ब होती है। तो हमें जो देखना है वो है आयनाइजेशन। सोडियम और मैग्नीशियम दोनों की टेंडेंसी क्या होगी? लूज इलेक्ट्रॉन। फिर भी मैग्नीशियम इजीली लूज करेगा या सोडियम? मैग्नीशियम। इसलिए एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13 कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा उसका? वो क्या टेंडेंसी बताएगा? लूज 3 इलेक्ट्रॉन। सोडियम और एल्यूमिनियम इजीली लूज कौन करेगा? फिर भी अपना आंसर सोडियम ही है ना, क्यों? वेरी गुड। मुझे सुन क्या मत दे। ठीक है, ऑनलाइन है तो ये सब वॉइस इज लो। सोडियम एक इजीली लूज क्यों करेगा? हाँ, और इजीली लूज करता है। लॉजिकल सोच कर मैग्नीशियम में से 2 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे ना, बराबर। दोनों के दोनों एक साथ जाएंगे या 1 बाय 1 जाएंगे? क्यों?
लॉजिक कैसे आएंगे समझ? मुझे लगता है तक है क्या तक जाएंगे. इलेक्ट्रॉन इज नॉट इनडिसिप्लिन लाइक ह्यूमन बीइंग. वो वन बाय वन है. हम लोग इनडिसिप्लिन क्लास छूटे सब लोग एक साथ जाएंगे. इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं करेगा, वो वन बाय वन है. अब ये एक इलेक्ट्रॉन निकालना है. सोडियम लूज कर रहा है मतलब क्या, हम लोग उसे निकाल रहे हैं ऐसा भी बोल सकते हैं. तो उस इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल से निकालने में कुछ एनर्जी लगेगी या नहीं लगेगी. या तो हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी या फिर वो लिबरेट होगी. बराबर. लेकिन वो एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद क्या फॉर्म होगा, सोडियम पॉजिटिव आयन ना, मतलब आयन बन गया. आयन बनने की प्रोसेस में या तो हीट एब्जॉर्ब हो चुकी है या तो हीट इवॉल्व हो चुकी है. लेकिन ये हीट इवॉल्व हो गई ना, मतलब क्या आ गई बाहर, एंथैल्पी. आयनाइजेशन भी हुआ, एनर्जी इन्वॉल्व इज कॉल्ड एज आयनाइजेशन एंथैल्पी. वैसे तो कोई भी प्रोसेस उठाएंगे ना, सब्लिमेशन देखो, सब्लिमेशन में क्या होता है, सब्लिमेशन गुड. कैम्फर एंड नैप्थलीन वॉल सप्लाई होते हैं ना. वैसे तो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए पहले क्या प्रोवाइड करना जरूरी है, फिर लिक्विड को हीट करेंगे तो सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना है तो हीट बहुत जोर की लगेगी ना. ऑफ सब्लिमेशन इसे कहा जाता है. पानी ऐसे ही है जमीन पर, सुबह 11 बजे गिरा हुआ पानी शाम के 8 बजे तक रहेगा तो वेपराइज हो जाता है ना. कौन सी एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन. व्हाट इज मीन बाय एंथैल्पी, एंथैल्पी का मतलब है हीट. सिंपलेस्ट वर्ड में एंथैल्पी है हीट. तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या होगा, हीट रिक्वायर्ड liberated during the process of ionization. Very clear? वैसे ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी होती है. इलेक्ट्रॉन गेन करना मतलब क्या, टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन. और इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 7. ऑक्टेट के लिए कितने इलेक्ट्रॉन जरूरी है, वो साथ लूज करेगा या गेन करेगा. गेन करते वक्त भी either heat will be evolved or absorbed. वो देखते हैं क्या होगा. तो that's our topic, trends in periodic tables. Okay. Hello, those who are attending online, मैं भी audible now. Hello. Yes, sir. Ganesh. गणेश तिवारी, थोड़ी पहले से बेटर होता हूँ मैं. voice is breaking.
इस जरा तुम लोग 2 मिनट के लिए लॉग आउट करो और फिर से ज्वाइन करो। दो 2 आर अटेंडिंग ऑनलाइन 2 मिनट के लिए लॉग आउट करो और फिर से रीजन करो।